शुरुआत करते हैं क्लास के। वैसे भी मैं 5 मिनट लेट हूँ। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो जैसे मैंने कहा बेटा, आज विजयनगर एम्पायर क्लियर होगा। विजयनगर एम्पायर क्लियर होने के बाद बहमनी राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि वहाँ से इक्के दुक्के सवाल ISPCS और नेट PGT के लेवल में आता है, पर जनरल लेवल में नहीं आता। बहमनी से वन सिंगल लाइनर एक क्वेश्चन आ जाएगा, बस वही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, विजयनगर एम्पायर जिसको हमने एक तरह से बैकग्राउंड तैयार किया था कल, थोड़ा सा बैकग्राउंड और होके फिर क्लास शुरू हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विजयनगर एम्पायर। आई एम टॉकिंग अबाउट इट। देखिए, आज तो 28 जुलाई 2020 GS फाउंडेशन हिस्ट्री विजयनगर एम्पायर की बात करने जा रहे हैं। और विजयनगर एम्पायर की जो क्लास का ये है टाइमिंग, वो आप देख ही रहे हैं। 1336 AD से लगभग 1600 AD के आसपास, ये ध्यान में रखना, ये इसकी टाइमिंग है। ओके, अब आए, इसमें हमें देखना है भारत के नक्शे के हिसाब से तो क्या बात बनती है। तो हम इसे देखें।
वेल बेटा, शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड कल बताया था, आज थोड़ा बाकी बैकग्राउंड को। वी आर गोइंग टू बी स्टडी अबाउट विजयनगर एम्पायर दैट वाज इन डेक्कन, साउथ इंडिया, western coast. As we know, at present if you have to be locate, it is totally northwest Karnataka as a capital, Hampi, and the rest of Karnataka area, and there are some Telangana, some touching part of Kerala, northern Kerala, even the port Calicut, Kozhikode, वो विजयनगर साम्राज्य का पार्ट था, कालीकट। और वहीं से ये मसाले, स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करते थे पुर्तगालियों को, पुर्तगाली व्यापारी आते थे। सो जो आज का कर्नाटक है वो पूरा दिमाग में ले लीजिए, नॉर्दर्न केरला लीजिए एंड तेलंगाना का पार्ट लीजिए। दीज एरिया आर कंसिडर्ड विजयनगर एम्पायर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट विजयनगर एम्पायर फाउंडर हरिहर एंड बुक्का दो भाई थे, दोनों के पिता का नाम संगम था, और ये सब होयसल राज्य के एक फ्यूडल सूबेदार गवर्नर थे, हस्तिनावती पार्ट के। और महमूद गजनवी ने जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सेना ने जब साउथ पे आक्रमण किया तो इस हस्तिनावती को अपने कब्जे में ले लिया, और हस्तिनावती के होयसल राज के सूबेदार हरिहर और बुक्का को ले गए दिल्ली और दबाव दिया, इस्लाम कबूल करो, फिर से हम तुम्हें यहाँ का शासक बना देंगे, सूबेदार बना देंगे, मेरे अधीन काम करोगे, नहीं तो मार दिए जाओगे। तो दोनों ने हिंदू धर्म से फिर से हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म को कबूल किया और सूबेदारी मिल गई। पर उसके बाद ये सब जो है देखते हैं, माधव विद्यारण्य नाम के एक महान दक्षिण भारतीय संत से मुलाकात हुई और उनके प्रभाव में आकर पुनः हिंदू धर्म में अपने आप को जो है बदल लिया और धर्म परिवर्तन करके एक क्रांति करी, वैचारिक और राजनीतिक क्रांति। और उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1336 में खुद को अलग घोषित किया और हस्तिनावती को अलग करके एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया, जिसका नाम उसने रखा विजयनगर। समय के साथ ही ये राज्य काफ़ी विस्तार पाया, जो हम लोग पढ़ेंगे। और विजयनगर चूंकि जीता हुआ नगर था तो विजयनगर, और हस्तिनावती जो सेंट्रल पार्ट थी उसको हम्पी नाम से जाना गया और वो राजधानी बन गई, जो हम्पी आज कर्नाटक के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के संगम पे, कॉन्फ्लुएंस पे कैपिटल है, जो आज हम्पी जो है भारत का पहला हेरिटेज सिटी के रूप में यूनेस्को में लिस्ट है। दूसरा हेरिटेज सिटी लिस्ट हुआ अहमदाबाद, गुजरात 2014 या 15 में, 16 में। और तीसरा जो हेरिटेज सिटी डेवलप हो गया वो हो गया आपका जयपुर, गुलाबी नगरी। तो 3 हेरिटेज सिटी अंडर यूनेस्को इंडिया का है। तो हम्पी में मॉन्यूमेंट्स आज भी मौजूद हैं। अब रही बात कि इस राज्य के संदर्भ में देखें तो ये राज्य लगभग कितने वर्ष चला, तो 1336 से शुरुआत हुई तो 1400, 1500, 1600, लगभग 350 वर्षों का शासन हुआ। इस राज्य के संचालन में देखें तो 4 डायनेस्टी जो है भाग ली। समय समय पर 4 वंश के राजाओं ने विजयनगर में राज्य किया। जो सबसे पहला और क्रमशः पहला था वो था संगम, और संगम वंश के राजा यानी कि जो हरिहर है, उसके बाद बुक्का बनेगा, उसके बाद और भी आएंगे, देवराय फर्स्ट भी आएंगे, देवराय सेकंड भी आएंगे। फिर आ जाएगा सलूब वंश। सलूब वंश में शासक होंगे पर हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। तीसरे वंश में आएंगे तलुब वंश। यहां पर हम तलुब वंश में सबसे ज्यादा पूरे विजयनगर में फोकस करेंगे। तो किस पर? राजा कृष्ण देव राय जो तलुब वंश से थे वो हमारे लिए महत्व रखेंगे, और 80% क्वेश्चन वहीं से रिलेट करता है। राजा कृष्ण देव राय, दैट इज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड ऑलरेडी अमंग ऑल 4 डायनेस्टी। चौथी डायनेस्टी होगी आरविडू डायनेस्टी, जो 1570 में आएगा।
और आर्विडू डायनेस्टी अपना कैपिटल चेंज करके कैपिटल लेके जाएगी पेनुकोंडा, जो देखा जाए तमिलनाडु और जो मैसूर के बीच का पार्ट है, बॉर्डर एरिया, उसके बीच में पेनुकोंडा जगह है। कोंडा मतलब होता है विजेता। तो चलिए जो भी है, तो ये देखा आपने 4 डायनेस्टी, पहले कैपिटल कौन और बाद में कैपिटल ट्रांसफर हो गया। आर्वेडू वंश पेनुकोंडा से शासन किया, ये दिमाग में रखना है। अब हम और बात करें, कुछ बैकग्राउंड में ही 2 मिनट और लेंगे। लैंग्वेज क्या था इस राज्य का? स्टेट लैंग्वेज, आई मीन कोर्ट लैंग्वेज, आई मीन ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा तेलुगु थी, ना कि संस्कृत। एक पॉइंट और क्लियर हो गया। अब अगले पॉइंट पर आए, विजयनगर राज्य के संदर्भ में देखें तो ये हिंदू राज्य के रूप में घोषित हुआ, मुसलमानों के दिल्ली सल्तनत के खिलाफ डेवलप हुआ, ये याद रखिएगा। अब है हरिहर और बुक्का के पिता संगम थे, उनके नाम पर पहला डायनेस्टी बनता है। हरिहर और बुक्का के जो आध्यात्मिक गुरु थे, स्पिरिचुअल गुरु, वो कौन थे? बढ़िया सवाल है। माधव विद्यारण्य थे, जिन्होंने इन दोनों को बैप्टिज्ड किया, यानी धर्म परिवर्तन फिर से हिंदू में किया। तो माधव विद्यारण्य थे। माधव विद्यारण्य, विद्या के जंगल, यानी अथाह ज्ञान, ये मतलब है। चलिए अब अगले पॉइंट पर आइए। अब अगला पॉइंट क्या बनता है? तो अगला पॉइंट यहां पर देखिए, लैंग्वेज क्लियर, ठीक है, 4 डायनेस्टी क्लियर, लोकेशन आपका क्लियर है, समय क्लियर है, ठीक है ना? तो यहां तक तो आप जान गए। अब हमें 1 बाय 1 किंग्स के बारे में जानना चाहिए, फिर उसके बाद अन्य बात होगा। और आज की पहचान हो गई कि कहां से है, और हम्पी की पहचान भी हो गई, ठीक है। तो विजयनगर का पुराना नाम हस्तिनावती। हस्तिनावती को आज किस नाम से जानते हैं? हम्पी से। किस नदी के किनारे है? तो ये सारी बातें हो गई। नाउ ये एक यूनेस्को साइट ही नहीं, यूनेस्को सिटी है। हम्पी इज ए सिटी, पूरा सिटी को इन्होंने यूनेस्को में लिस्टेड कर दिया है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस। नाउ नेक्स्ट, नक्शे के हिसाब से आप समझ गए। ये जो डॉटेड लाइन है, ब्लू से डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका कृष्णा रिवर को। तो कृष्णा रिवर के किनारे था, तो ये ध्यान रखना। चलिए यहां तक आप समझ गए। अब इससे बात आगे बढ़ेगी। तो पहले हम पॉलिटिकल जो है राजाओं के कुछ इंपॉर्टेंट उनकी बात कर रहे हैं, उसके बाद ओवरऑल हम विजयनगर पर बात करेंगे। यहां तक तो आप जान गए बेटा, इसको मिटाया जा सकता है क्योंकि बहुत कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी समय के साथ साथ, ठीक है। सुनना, जैसा मैंने आपसे कहा, हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने इस राज्य की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत से अलग होकर, जो पहले होयसलों के राज्य के सूबेदार हुआ करते थे, अब एक स्वतंत्र राज्य, हिंदू राज्य स्थापित किया दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1350 से 1351 के बीच में दिल्ली में शासन कर रहा है। तो 1336 तो इसी का समय हुआ, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अब आइए, हरिहर और बुक्का ने कहा संगम के पुत्र थे, संगम के 5 पुत्र थे, उनमें से 2 का जिक्र बड़ा आता है, बाकी जो अन्य पुत्र हैं उसका जिक्र उतना नहीं आता, तो कुछ उतना ध्यान भी नहीं रखना है। पर चलिए बात को हम आगे बढ़ाएं। विजयनगर राज्य के बारे में और क्या क्या है तो समझिए। विजयनगर राज्य एक वेलफेयर स्टेट नहीं था, एक जन कल्याणकारी राज्य नहीं था। ये एक सैनिक छावनी के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, और सेंट्रल जो पार्ट होता था वहां पर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। लेकिन जो दूर दराज के रिमोट एरिया के, कंट्री साइड के दूर दराज के क्षेत्र थे, वहां पर अपने राज्य की सत्ता को बनाए रखने के लिए बड़े बड़े सेनापतियों के हाथ में दिया जाता था, और वो उस क्षेत्र विशेष में, प्रांत विशेष में एक सेंटर पॉइंट बना करके पूरा छावनी, सैनिक छावनी यानी कैंटोनमेंट स्थापित करते, और वही जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके टैक्स को
कलेक्ट करते रहते थे। इसीलिए विजयनगर राज्य एक जन कल्याणकारी राज्य नहीं था, एक सैनिक छावनी के तौर पर था और उस तरह से अपने शासन को देता था। कैंटोनमेंट स्टेट कहा जाता है, एक मिलिशिया राज्य कहा जाता है, एक मिलिट्री राज्य के रूप में था। ये दिमाग भर लीजिए, दूर दराज के क्षेत्रों में, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब आइए अगले पॉइंट पर। सबसे पहले हरिहर ने सत्ता संभाली। किंग कौन बना? हरिहर। तो पहला डायनेस्टी आया संगम, संगम में किंग बना हरिहर। हरिहर का राज हम देखते हैं 1336 से लेकर के, ठीक है, 1356 के आसपास तक शासन करता है और 1356 में आकर वो डेथ कर जाता है। तो उसका छोटा भाई बुक्का, इसे बुक्का प्रथम भी कहते हैं, बुक्का गद्दी पर आया। तो याद रखिएगा, हरिहर की मृत्यु हो जाती है 1336 से 1356, लगभग 20 वर्षों का है। अब आता है गद्दी पर छोटा भाई बुक्का, हरिहर और बुक्का को फाउंडर। तो बुक्का आया और बुक्का ने शासन किया। बुक्का के समय में हम देखते हैं जो आज तमिलनाडु का मदुरा क्षेत्र है, मदुरई, उसको जीता गया। एक्चुअली बुक्का का बेटा था, उसने जंग जीता, तो राजा तो बुक्का है, याद रखिएगा। अब देखते हैं बुक्का की जो पुत्रवधू है, पुत्रवधु गंगा नाम है, और गंगा जो है एक पुस्तक लिखी है, मदुरा विजयम, मदुरा की विजय। तो मदुरा विजयम की राइटर कौन है? याद रखिएगा, गंगा, जो बुक्का की पुत्रवधू है, डॉटर इन लॉ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में तीन बार ये क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में 2 बार 3 बार क्वेश्चन आया है, और अन्य जगहों पर हाई लेवल पर ये क्वेश्चन आता है। हु इज राइटर ऑफ मदुरा विजयम? गंगा, पुत्रवधु बुक्का की, जिसमें मदुरा के विजय की कहानी है, जो उसके पति ने जीता था। पॉइंट क्लियर? अब आइए, अब देखते हैं बुक्का की मृत्यु जो है कब हो जाती है। तो बुक्का की मृत्यु जो होती है वो 1377 में हो जाती है। तो 1377 में बुक्का पास्ट हो। अब आइएगा, उसके बाद किंग आता है हरिहर सेकेंड। हरिहर सेकेंड 1377 से 1406 तक रूल करता है। ठीक है, करने दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। आपने देखा पहला क्या? संगम वंश। पहला कौन आया? हरिहर। और टाइमिंग क्या थी? 1336 से 1356। दूसरा कौन आया? इसका भाई बुक्का, 1356 से 1377। फिर तीसरा कौन आया? हरिहर सेकेंड। ये हरिहर फर्स्ट हो गया। ये 1377 से 1406 पर आया। ठीक है, फिर चौथे पर कौन आएगा? देवराय फर्स्ट। ये कब आएगा? 1406 से 1422। फिर पांचवा कौन आएगा? देवराय सेकेंड, 1422 से 1400 समथिंग। अब आइए, तो ये 1422 से रहेगा, और इस तरह से देखते हैं कब तक रहेगा। तो 46 तक रहेगा, 46 तक। ठीक है, और ये देवराय फर्स्ट होगा। तो आपने देखा देवराय फर्स्ट, बुक्का हरिहर सेकेंड, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकेंड, हरिहर फर्स्ट, हरिहर सेकेंड, बुक्का। बहुत आसान है ना नाम। हरिहर बुक्का आपको ले लीजिए, उसके बाद फिर हरिहर का बेटा को ले लीजिए, फिर देवराय आ गया फर्स्ट, फिर उसका बेटा देवराय सेकेंड। तो ये 5 को दिमाग में रखिए। ठीक है, फिर कौन होता है इसका? विरूपाक्ष होता है।
तो देखते हैं जो है उसके बारे में। तो पहले आइए देवराय सेकंड का देख लिया आपने, उसका मल्लिकार्जुन आएगा जो 1446 से 1465 होगा। मल्लिकार्जुन छठा। इसको प्रौढ़ देवराय कहते हैं। ये 1440 से 1465 होगा। और फिर एक सातवां होगा, ठीक है, जिसको कहेंगे हम विरूपाक्ष, जो 65 से 86 होगा। विरूपाक्ष 1465 से 1486, ये लास्ट है। चलो अब आइए इसके गौर फरमाइए। हमने हरिहर के बारे में पढ़ा। हरिहर को क्या हम वेटेज दें, सवाल ये है वेटेज क्या है। हरिहर और बुक्का दोनों का वेटेज क्या है, फाउंडर है। पहले कौन राजा बना, हरिहर बना। हरिहर का टाइम होना चाहिए, इसको हमने वेटेज दे। उसके बाद बुक्का आया 1356 से 1377, दोनों भाई ने मिलकर शासन किया। बुक्का के समय का एक वेटेज क्या मिला, बुक्का के पुत्र के नेतृत्व में मदुरा का विजय हुआ, जो तमिलनाडु का मदुरई है। मदुरा विजयम नाम की पुस्तक जो है बुक्का की पुत्र वधु ने लिखी, जिसका नाम गंगा है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब देखा जाए तो क्या इंपॉर्टेंस मिला ये। अब हम इसे मिटा सकते हैं, क्योंकि अब हम हायरार्की में आ गए हैं, इसको मिटाया जा सकता है। अब इसके समय में हमें क्या मिल रहा है, तो एक गंगा है, गंगा देवी भी लिखा जाता है, और इसने एक बुक लिखी मधुरा विजयम। गंगा ने मधुरा विजयम बुक लिखी, ठीक है, ये आपका आया। अब आइए, हमने दो क्लियर किया। अब बुक्का से कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, हरिहर से कुछ नहीं पढ़ना। हरिहर सेकंड में कोई तवज्जो नहीं, देवराय फर्स्ट को पढ़ना है, देवराय सेकंड को पढ़ना है, ठीक है, ये याद रखिए। अब देवराय फर्स्ट पे आइए, इंपॉर्टेंट क्या है। तो देवराय फर्स्ट 1406 से लेकर 1422 तक शासन करता है, और तुंगभद्रा नदी पर ये सिंचाई के लिए बांध बनाता है। यही क्वेश्चन है, कल बताया था ना कि इरिगेशन कैनाल किस किस ने बनाया भारतीय इतिहास में, तो याद रखिएगा। सवाल, तुंगभद्रा नदी पर सिंचाई के लिए बांध का निर्माण किस विजयनगर के राजा ने किया? देवराय प्रथम ने किया, जो 1406 से लेकर 1422 तक शासन किया, जो संगम काल का राजा था, यानी संगम वंश का राजा था। पॉइंट क्लियर? चलिए, तो इसने क्या किया, तुंगभद्रा नदी पर सिंचाई, तो देवराय प्रथम, ठीक है। तुंगभद्रा नदी पर सिंचाई हेतु बांध का निर्माण, दैट इज ये याद रखिए। अब अगले पॉइंट पर, चीजें इनके लिए बहुत है पर आपके लेवल पर नहीं पूछता, क्योंकि अब कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट प्री में नहीं होता, जीएस होता है। तो जीएस में जो हिस्ट्री आएगी, बहुत इच्छा हो गई तो 10 से 15 सवाल, तो 10 से 15 सवाल नेशनल मूवमेंट से उठाएगा, कल्चरल पार्ट ऑफ मिडाइवल इंडिया उठाएगा, या फिर एग्जिस्टेंस पार्ट ऑफ, ठीक है, एंशिएंट इंडिया से उठाएगा। कहां कहां से वो उठाएगा, सवाल ये है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं,
हाँ, जब ऑप्शनल आपका हो जिस स्टेट में, फिर तो बात ही बदल जाएगी। यही चीज है। अब आइए, अब जैसे नेट है, पीजीटी टीजीटी वाले हैं जिनका की पेपर ही हिस्ट्री सब्जेक्ट का होता है, तो प्री ऑब्जेक्टिव, तो वहां पर तो पूछता है। अब आइए, देवराय प्रथम के समय में, उसके आखिरी समय में 1422 में एक यात्री इटली का निकोलो कॉन्टी भारत आता है। सीधा सवाल, इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी किसके समय भारत आया, किस राज्य में आया, निकोलो कॉन्टी कहां का था? इटली का यात्री जो देवराय फर्स्ट के दरबार में आया, उसका क्या नाम था? ऐसे घुमा फिरा के 5 सवाल बना देगा। इटालियन ट्रैवलर निकोलो कॉन्टी विजिट विजयनगर इन द कोर्ट ऑफ देवराय फर्स्ट इन 1422। बहुत सिंपल। अब आइए, देवराय के समय में ही कौन आया? इटालियन ट्रैवलर निकोलो कॉन्टी visit the court of Devrai first in 1422 AD। देखा, विजयनगर तो अपने आप आ गया, यही तो पूछेगा, तो ये आपका क्लियर हुआ। ठीक है, अब आइए अगले पॉइंट पर बात करते हैं देवराय सेकंड की। देवराय सेकंड, अब आपके पास है देवराय सेकंड। हम देवराय सेकंड का फोकस करेंगे 1422 से 1446। तो पहले सुनिए देवराय सेकंड के बारे में। देवराय सेकंड 1422 से 1446 लगभग 24 वर्ष का शासन किया। यह देवराय फर्स्ट का पुत्र था। देवराय सेकंड के समय में भी निकोलो कॉन्टी विजयनगर में बना रहा। तो आया देवराय फर्स्ट के समय और देवराय सेकंड के समय में भी मौजूद था। निकोलो कॉन्टी ने बहुत तारीफ किया है विजयनगर साम्राज्य का, नो डाउट। चलिए, ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट पर, देवराय सेकंड हाथियों का शिकार करता था, इसलिए उसे एक नाम दिया, गज बेटकर। गज का मतलब हाथी और बेटकर मतलब शिकार करने वाला। तो गज बेटकर किसकी उपाधि थी, किसका निकनेम था? देवराय सेकंड का। विजयनगर का वह राजा कौन जो हाथियों का शिकार करता? देवराय सेकंड। तो देवराय सेकंड का क्या आया बेटा? गज बेटकर। ठीक है, इसको लिखना चाहिए, लेकिन चलिए, ये तो आप समझ गए, इसे मिटाया जा सकता है। अब यहां आइए, अब आइए, सारा फोकस किस पे है? देवराय सेकंड पे। एरो से समझिएगा। तो Niccolo Conti remained in his court to, इसके भी दरबार में बना रहा। दूसरा क्या, तो इसका टाइटल था गज बेटकर। मैंने कहा ना, इसका मतलब क्या है? हाथियों का शिकार करने वाला। गज मतलब हाथी, बेटकर मतलब शिकार। तो देवराय सेकंड का दूसरा नाम गज बेटकर। और इसने क्या काम किया, जरा गौर फरमाइए, ध्यान से सुनिए। विजयनगर राज्य के उत्तरी सीमा में बहमनी राज्य था, जिसे अलाउद्दीन बहमन शाह ने दिल्ली सल्तनत से खुद को, एज ए गवर्नर था, दिल्ली सल्तनत से खुद को अलग करके बहमनी अपने नाम पर राज्य स्थापित किया।
1347 1347 में, गौर फरमाएंगे, 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत से अलग होकर बहमनी प्रांत का गवर्नर अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू ने किया। यह अलाउद्दीन बहमन ईरान का था, सिया धर्मी था, सिया धर्मी मुस्लिम था, और समय के साथ आया तो भारत में एक हसन नाम के, गंगू नाम के एक ब्राह्मण के यहां नौकरी किया। गंगू नाम के ब्राह्मण के यहां नौकरी किया। समय के साथ दिल्ली सल्तनत में भर्ती हो गया सिपाही के तौर पर, और अपनी जो ग्लैडिएशन है उसको डेवलप किया, और समय के साथ ये सूबेदार बन गया दक्षिण प्रांत का, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और जब देखा विजयनगर अलग हो गया, मैं भी अलग हो जाऊं, तो इसने जो है अलग राज्य के लिए काम किया और अलग हो गया। तो बहमनी को एक सेपरेट स्टेट बनाया, सिया डोमिनेटेड स्टेट हुआ। नाम उसका अलाउद्दीन बहमन शाह हसन था, और गंगू जो उसके मालिक कभी रहा वो ब्राह्मण, उसका नाम लगाया। याद रहे, जब गद्दी पर वो अपना राज अभिषेक करता है तो भारतीय इतिहास का एकमात्र शासक है जो अपने मालिक का नाम अपने नाम के साथ लगाया। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, हसन गंगू। वही गंगू जब कहते हैं कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, तो ये लोग बना देते हैं, तो ये याद रखिए। तो इसका पूरा नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू। गंगू को इन्वर्टेड में डाला जा रहा है, तो ये ध्यान रखिए। और ये बहमनी समय के साथ 5 टुकड़ों में बट जाएगा। पहली राजधानी उसकी थी बिदर, फिर सुबह एक साथ बरार हो जाएगा, लेकिन 5 टुकड़ों में बट जाएगा। 5 टुकड़ों में बटने का मतलब ये हुआ कि बहमनी जब धीरे धीरे टुकड़ों में बटेगा, 1482, 1486, 1498, 1518 ऐसे टुकड़ों में, तो क्या होगा, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर, ये 5 अलग अलग स्मॉल स्टेट्स बन जाएंगे बहमनी जब टूटेगा तो, 5 टुकड़ों में। जैसे भारत आज 3 टुकड़ों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, तो 5 टुकड़ों में, याद रखिएगा बहमनी। तो वही बहमनी उत्तर में है विजयनगर के, और वो एक मुस्लिम सिया बहुल शासक है, ठीक है। और अक्सर विजयनगर के राज्य और बहमनी के बीच टकराव होता था, युद्ध होता था, एक हिंदू राज्य, एक मुस्लिम राज्य। और अक्सर युद्ध का कारण जो होता था, 2 होते थे। एक जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में देखें हम, एक एरिया है रायल सीमा। मैंने क्या कहा, रायल सीमा। तो रायल सीमा का क्षेत्र हुआ गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का डेल्टा क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र, जो मैदान है। तो डेल्टा है, उपजाऊ है, जमीन है, फर्टाइल है, काफी इरिगेशनल लैंड है, सिंचाई व्यवस्था है, वहां से अनाज, फूड सिक्योरिटी कायम हो सकती है किसी स्टेट की। तो उस पर हमेशा कब्जा बनाए रखने के लिए ये दोनों राज्य आपस में लड़ते थे। ये सेकेंडरी है, पर उससे भी बड़ा कारण जो लड़ने का था, अब वेस्टर्न पार्ट में आई। वेस्टर्न पार्ट में कर्नाटक में आई, और कर्नाटक में जो कृष्णा नदी एंट्री लेती है महाराष्ट्र से, और जो तुंग भद्रा है वो, तो एक्चुअली तुंग और भद्रा नदी जो है और कृष्णा नदी के बीच का एरिया, 2 नदियों के बीच का एरिया, जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं रायचूर का दोआब, ड्वेब ऑफ रायचूर। तो रायचूर कहां है, कर्नाटक में है। रायचूर का दोआब यानी 2 नदियों के बीच की जमीन। कौन सी 2 नदी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, ये भी उपजाऊ। तो इस पर भी जिसका कब्जा होगा, फूड सिक्योरिटी उस स्टेट की बड़ी अच्छी हो जाएगी, और रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी। और दक्षिण भारत में ये प्रॉब्लम है, खुले हुए बड़े मैदान नहीं है, उपजाऊ, इस ख्याल से इसकी। तो अक्सर रायचूर के दोआब पर कब्जा को लेकर अक्सर युद्ध होता था विजयनगर और बहमनी या बहमनी राज्यों के बीच।
जैसे जम्मू कश्मीर का जो विरोधाभास है वो कई के कारण हो गए। पहले हमारा और भारत का आज़ादी के तुरंत बाद, और 10 साल बाद हमारा भारत और चीन के बीच टकराव। समझ में आई बात? तो ये चीजें, तो ऐसे रायचूर का द्वार था तो विजयनगर के हिस्से में, पर उसके ये होता था, मायने रखे। आज उसे जो कॉरिडोर बनाया है चाइना पीओके में, तो वहां तक पहुंच बनाने के लिए इधर से अपना, उसके लिए ये सारा जो है क्या कहते हैं वो गलवान घाटी का काम ये कर रहा है। तो चलिए, इतिहास में ये सब होते हैं, पर अवेयर रहना जरूरी है। तो तो अब ध्यान दीजिए जो मैंने कहा। तो देवराय ने क्या किया, बहमनी के जो मुस्लिम राज थे, मुसलमान अच्छे तीरंदाज हुआ करते थे, अच्छे तीरंदाज, आर्चरिस्ट। इसने 2000 मुस्लिम तीरंदाजों को, जो बहमनी राज्य के मुस्लिम थे, उन ऐसे 2000 मुस्लिम तीरंदाजों को अपनी सेना में भर्ती किया। ध्यान दीजिएगा, ये एक हिंदू राज्य है, पर देश की सुरक्षा, आन बान शान की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उसी दुश्मन राज्य के बहमनी राज्य से हमने भर्ती करी 2000 सेना मुस्लिम। और इतना ही नहीं, अपनी बेटी की शादी बहमनी राज्य के राजकुमार से करेगा, मुस्लिम फैमिली में, और दहेज में एक बड़ा क्षेत्र भी देगा, एरिया। तो राजनीति अलग है और हम मिडिल क्लास अलग सोचते हैं। नहीं सोचना, जो आपको दिल को अच्छा लगे और समाज का ताना बाना मजबूत हो, वो काम करिए। अपनी अस्मिता को बनाए रखते हो, यही इतिहास। ठीक है, हम लोगों के लिए लव जिहाद है, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल अचीवमेंट है, ये ध्यान में रखिए। तो ध्यान रखना है, देवराय सेकंड ने 2000 मुसलमान तीरंदाजों की भर्ती की। यही तो सवाल रहेगा। तीसरा इसका क्या हुआ? बहमनी राज्यों से। ये अच्छा क्वेश्चन। अब निकोलो कोंटी इसके समय में भी है, 2000 तीरंदाजों को भर्ती किया, गज बेटर इसका टाइटल है। प्लस एक क्वेश्चन इसका, ये जो आज आंध्र प्रदेश स्टेट है, वहां पर जो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर तिरु नाम की पहाड़ियां हैं, तिरुमला, मला मतलब पहाड़ी, मलाई, तिरुमलई है, पहाड़ी है। उस पहाड़ की घाटी में, वैली वाले पार्ट में, जो आज कहते हैं ना तिरुपति बालाजी का मंदिर है, देवराय द्वितीय ने ही वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का निर्माण किया, जिसे हम तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं। यानी विजयनगर के राजा वेंकट स्वामी, वेंकटेश्वर स्वामी, यानी विष्णु के भक्त हैं, यानी वैष्णव हैं। तो इसने क्या और काम किया, याद रखना, विजयनगर के राजा जो थे कैसे थे बेटा? वैष्णव थे, यानी विष्णु की पूजा करते। बिल्ट टेम्पल एट तिरुपति इन आंध्र प्रदेश called वेंकटेश्वर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जिसे आप तिरुपति बालाजी कहते हैं, कंप्लीटेड बाय राजा कृष्णदेव।
तो इस तिरुपति बालाजी मंदिर को कंप्लीट किसने किया? यू नो, राजा कृष्णदेव राय। तो यहां तक आ गए। अब अगले पॉइंट पर, अब हम देखते हैं देवराय द्वितीय के संदर्भ में कि देवराय द्वितीय ने क्या किया, ये अंडरस्टैंडिंग आ गई जो मेन इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पर आइए। अगला राजा कौन है? जो मैंने बताया आपको, मल्लिकार्जुन है, जिसे प्रौढ़ देवराय कहा गया है, ये याद रखिए। ठीक है, लेकिन देवराय के समय में हम देखते हैं एक और आएगा, निकोलो कॉन्टी तो ऑलरेडी है, एक और आएगा, ईरान का यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक। ठीक है, ध्यान देंगे, जगह की कमी है, इसको मिटा करके तो निकोलो कॉन्टी रहा, अब ध्यान दे, इसी की बात चल रही है देवराय सेकंड की। यूरेनियन ईरानी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक आया, वह 300 पोर्ट्स, 11 लाख सेना, जिक्र करता है। ध्यान रखें, मेरे कहने का मतलब यह है, अब एक ईरान का यात्री देवराय सेकंड के दरबार में आता है और जो विजयनगर का महिमा है उसका वर्णन करते हुए कहता है कि विजयनगर में छोटे मोटे बड़े सभी लगा के 300 से ज्यादा बंदरगाह हैं, जहां पर अक्सर विदेशी यात्री व्यापारी आते हैं और माल लेके जाते हैं। यहाँ मसाले का व्यापार बहुत ज्यादा है, अनाजों का व्यापार बहुत ज्यादा है। ये कहता है कि यहाँ के जो बंदरगाह हैं और उसके आसपास के जो शहर हैं हमेशा जो है व्यापारिक गतिविधियों से मतलब जुड़ा रहता है। ये कहता है कि 11 लाख सैनिक विजयनगर के पास है, बहुत सारी चीजें जिक्र करता है। तो याद रखिएगा, देवराय फर्स्ट के समय निकोलो कॉन्टी आया और इसके समय अब्दुल रज़्ज़ाक आया, और निकोलो कॉन्टी ऑलरेडी मेंटेन रहा, बना रहा। तो इसके समय दो यात्रियों का जिक्र हो गया, ये ध्यान रखिएगा। आया एक ही, रहा दो, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, जो मल्लिकार्जुन है जिसको प्रौढ़ देवराय कहते हैं, उसे इम्मादी देवराय भी कहते हैं। तो देखिए, देवराय सेकंड क्लियर हो गया, अब देवराय के ऊपर बात नहीं होगी। आप इसे क्लियर करिए, इसे क्लियर करिए, इसे क्लियर करिए। अब यहां आए, मल्लिकार्जुन को एक नाम क्या मिला? प्रौढ़ देवराय। और दूसरा जो नाम है इसका, दूसरा जो नाम है इसका बेटा, इसको कहते हैं इम्मादी देवराय। ये भी एक नाम है और ये भी एक नाम है। तो मल्लिकार्जुन के दो नाम हैं, प्रौढ़ देवराय, इम्मादी देवराय, दो नाम है। इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं चाहिए। विरूपाक्ष अंतिम राजा है और उसको अंतिम राजा के रूप में ही देखने दीजिए। यह है विरूपाक्ष। ये तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। आपने देखा हमें कहां फोकस करना है, कहां नहीं करना है। ये विजयनगर के संगम वंश की कहानी को समाप्त कर दीजिए पॉलिटिकली। अब हम सलूब वंश पे आते हैं, इसको मिटाया जाए। ठीक है, संगम फिनिश। अब हम बात करें दूसरा, सलूब। संगम आपने देखा 1336 से 1486 तक रहा। अब आप बात करेंगे सलूब वंश। सलूब वंश 1486 से 1505, 1486 से
1505 ये पूरा टाइम रहेगा। यानी देखिए 14 और 5 19 वर्ष का समय। अगर आपसे पूछता है सबसे कम शासन किस वंश ने किया इन चारों में, तो जवाब देंगे ना शलूब शॉर्टेस्ट, सलूब शॉर्टेस्ट, ये याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान में रहेगा। और सबसे लंबा शासन तो संगम, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट की बात। अब बात करते हैं सलूब में। तो सलूब में जो है पहला है नरसिंह, विरूपाक्ष से गद्दी हड़प ली थी, 1491 में मृत्यु हो जाएगा। तो देखते हैं पहला नरसिंह है, ये 1486 से चला और देखते हैं 1491 में डेथ, 1491 में डेथ। दूसरा इसके बाद कौन शासक है, नरसा नायक, 91 से 1505। नरसा नायक, और ये 1491 से 1505, ये दो शासक। ठीक है, नरसिंह और नरसा नायक दोनों एन है आपके सलूब डायनेस्टी, दो है। समय आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब इन दोनों की खासियत तो ध्यान दें। विरूपाक्ष जो संगम काल का आखिरी शासक था, उसकी हत्या करके गद्दी प्राप्त किया, यानी गद्दी छीन लिया। कौन, नरसिंह ने। और नरसिंह ने गद्दी छीनी और 1491 में उसकी डेथ हुई। तो उसके बाद उसका बेटा नरशाह नायक बना, जो 1491 से 1505 तक रहा। अब हम देखते हैं जो नरसा नायक है उसके गद्दी से उतार दिया जाएगा और उसकी जगह जो है तलु वंश स्थापित होगा। वीर नरसिंह ये काम करेगा। तो अब हम तलु वंश पे आते हैं, 1505 से 65 तक की इतिहास को देखते हैं। तो ये बेटा इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। बस गिनती के दो राजा हैं, दिमाग में रखना है, सवाल नहीं। बस 4 डायनेस्टी ने रूल किए, उसमें एक ये है, शॉर्टेस्ट पीरियड है, 2 राजा हुए, दैट्स ओके। देयर इज नथिंग अचीवमेंट टू स्टडी। अब आ गया जो तीसरा हमारा डायनेस्टी है, तलूब वंश। और तलूब वंश का समय 1505 एडी से 1565 एडी, ये है। ठीक है, ये याद रखिए। ओके, अब हम देखते हैं तलूब वंश के संदर्भ। पहला कौन है, तो पहला है आपका वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह। इसका समय क्या है, तो 1505 से शुरुआत होती है और 1509 तक रहेगा। 1505 एडी से 1509 एडी तक, यानी 5 साढ़े 4 वर्ष का। दूसरा कौन आएगा, तो आएगा राजा कृष्णदेव राय। हम लोग इसे के आर से भी पढ़ते हैं। ठीक है, के आर कृष्णदेव राय। अब इनको देखते हैं, 1509 एडी से 1530, यही हमारा सबसे फोकस्ड हो जाएगा, यही फोकस्ड। ग्रेटेस्ट किंग ऑफ विजयनगर। अब उसके बाद कौन,
तो उसके बाद तीसरा है अच्युत्य राय, 1530 से 42, अच्युत्य राय। 1530 एडी से लेकर 1542 एडी। उसके बाद आपका कौन है? तो सदाशिव राय, 1543 से 65। 1543 एडी से 1565 एडी, सदाशिव। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब सवाल उठता है कि क्या इसके बाद और कोई हुआ? तो ध्यान में रखिएगा, उसके बाद अरविडु वंश आ जाएगा। तो पहले आप इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दें, तलुग वंश पढ़ रहे हैं। पूरा टाइमिंग आपके सामने में है, लगभग 60 ईयर्स। टाइमिंग इसकी क्या है? 60 ईयर्स। वीर नरसिंह हुआ 1505 से 1509। इसने जो है आखिरी जो संगम वंश का राजा था विरूपाक्ष, उसकी हत्या करके गद्दी प्राप्त किया। उसके बाद आते हैं राजा कृष्णदेव राय, जो 1509 से 1530 शासन करता है। हमारा सारा फोकस इसी पर होने वाला है, और ग्रेटेस्ट किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर के रूप में जाना जाता है। अच्युत राय आया 1530 से 1542, आया गया जाने दीजिए, कोई हमें उसके लिए नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं सदाशिव राय, 1543 एडी से 1565। ये आखिरी है, ठीक है ना, लास्ट। याद रहे, विजयनगर में राजा को राय कहा जाता है, ये मत भूलिएगा। विजयनगर राज्य में राजा को राय कहा जाता है। तो हम वैसे लगा तो देते हैं आपको सुने, राजा कृष्णदेव राय, पर कृष्णदेव राय, राय मतलब राजा। अब आइए, यहां तक तो समझ गए। अब ये दोनों जो है, इन दोनों को फोकस करें, ये दोनों के बारे में नोट। दुर्बल शासक, यानी ये सब क्या थे? पुअर फैलो थे, यानी वीकेंड, दुर्बल शासक थे। सारी शक्तियां, ठीक है, सारी शक्तियां राम राय के हाथों। राम राय के हाथ, याद रखिएगा। और यही जो है खून करवा देगा, कहने का मतलब। तो राम राय के हाथों में सारी शक्तियां थी, ये ध्यान में रखने की चीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि अगला जो डायनेस्टी है उसको सीक्वेंस लिख के फिर बैक होके सारा शक्ति हमें राजा कृष्णदेव राय पे ही लगानी है, तो हमें मेंशन कर देना चाहिए। ठीक है, याद, तलु वंश हो गया। अब हमारे पास कौन सा वंश रह गया? एक तो आरविडु वंश। अब आरविडु वंश के बारे में देखते हैं क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंस उसके बारे में। ठीक है, आरविडु वंश, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आरविडु वंश कब से कब शासन किया, तो ये देखते हैं। तो आरविडु वंश के संदर्भ में देखते, राजधानी एक तो पेनुकोंडा है, चौथा वंश है। ₹1565 ऑनवर्ड्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं 1500, राजधानी क्या है? पेनुकोंडा।
अब हम्पी नहीं रही। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर एक राजा है आपका सदाशिव राय को पदमुक्त करके, ठीक है ना, तिरुमल, यानी राम राय का तिरुमल ने गद्दी पर बैठा। तो पहला है तिरुमल। तिरुमल के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? रंग द्वितीय। रंग द्वितीय को ही देखेंगे हम आगे। सेकेंड। तीसरे नंबर पे आएगा वेंकट सेकेंड। चौथे नंबर पर आएगा जिसका नाम होगा, ठीक है, रंग थर्ड। रंग थर्ड। और ये 1614 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 1600 इसको आप दिखा दीजिए 30 के आसपास तक, 1614 ऑनवर्ड्स। और लास्ट भी था किंग ऑफ विजयनगर। बेटा ये विजयनगर का आखिरी भी है, रंग थर्ड। तो पॉलिटिकली आप समझ गए ये राजा हुआ। आपके पास तो राजा पूरा सिस्टम में आ गया, ठीक है। पर आपको जहां मैं फोकस करूंगा, फोकस वहीं पर रखना है। अब हम आ जाते हैं आपके साथ सीधा राजा कृष्णदेव राय के ऊपर फोकस्ड होगा, उस पर पहले फोकस करते हैं। तो यहां तक समझ गया आर्बिडो का। और बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा यही विजयनगर राज्य, देखते समय एक साथ, मद्रास भी इसके पास था। नोट, कैलिकट, मद्रास, ठीक है, मैसूर, ऑल वर कम अंडर विजयनगर। जो मैंने कहा उस पर गौर फरमाइए। केरल का जो कालीकट है विजयनगर के अंतर्गत था। तमिलनाडु का जो मद्रास है विजयनगर के अंदर था। मैसूर जो है वो तो स्वाभाविक है विजयनगर के अंदर में था। अब यही मैसूर में एक राज्य स्थापित होगा, वाडियार, ठीक है। इसी विजयनगर का उत्तराधिकारी बनेगा वाडियार राज मैसूर का। इसी वाडियार राज्य में एंट्री मारेगा हैदर अली, और हैदर अली इस राज्य को किडनैप कर लेगा। और यू नो आप कहेंगे मैसूर राज्य का संस्थापक, यूपीएससी किडनैपर उसको मानता है। तो वाडियार फैमिली मैसूर से रिलेट करके विजयनगर का उत्तराधिकारी हुआ, सक्सेसर ऑफ विजयनगर, वाडियार फैमिली। तो विजयनगर का सक्सेसर कौन है? वाडियार घराना। ये मत भूलिएगा, यूपीएससी में है आना, ठीक है। चलिए यहां तक समझ गए। अब हम वापस आते हैं और राजा कृष्णदेव राय को फोकस करेंगे, सारा फोकस उसी पे है। मिटाया जाए इसे। तो
चलिए इसी पे हमारा फोकस है बेटा। ध्यान देना है, ये जो फोकस करने जा रहे हैं उससे पहले आप 3-4 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। ब्रेक में जाइए, फिर वापस आइए। मैं भी पानी वानी पीता हूँ।
वेलकम बेटा, वेलकम। और ध्यान से सुनिए। विजयनगर का महानतम शासक तलुव वंश का दूसरे नंबर का राजा राजा कृष्णदेव राय हुआ, जो 1509 से लेकर 1530 तक शासन किया। राजा कृष्णदेव राय, राजधानी वही थी, हम्पी। इसने जितने कार्य किए, कल्चरल, सांस्कृतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था से जुड़े, इस वजह से इसका नाम एक तरह से अमर हो गया। तो ग्रेटेस्ट किंग था। अब लगभग हमने जैसा कहा, जितने सवाल आते हैं विजयनगर से, उसमें से 80% क्वेश्चन का जो सोर्स है वो विजयनगर राजा का कृष्णदेव राय का ही समय है और उससे ही रिलेटेड है। बाकी छिटपुट जो विजयनगर से आते हैं वो 20% क्वेश्चन है। चलिए, वैसे राजा कृष्णदेव राय के संदर्भ में अगर देखा जाए तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन इसी का है। 50 क्वेश्चन के आसपास इसका है। उनमें से 30-35 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, नो डाउट। सबसे पहला, जब दक्षिण भारत के विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय शासन कर रहा था, तो उस समय उत्तर भारत में किसका शासन था? आपको गौर फरमाना है 1509 से 1530। 1509 दिल्ली सल्तनत कौन? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी के बाद मुगल एम्पायर बाबर। आप कहेंगे कैसे? जरा गौर। सिकंदर लोधी कब से? 1489 से 1517। तो ये तो 1509 में ही आ गया ना, तो 6 वर्ष तो सिकंदर लोधी इसके टाइम में है। और 1517 से 1526 ये जो है आपका 9-9.5 वर्ष, वो इब्राहिम लोधी है, आखिरी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, जो पानीपत के युद्ध में बाबर से हारेगा। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी किसके टाइम में आ गया? राजा कृष्णदेव राय। और जब पानीपत का युद्ध होगा उस वक्त, फिर जब बाबर सत्ता में आएगा, आगरा को राजधानी बनाएगा, मुगल साम्राज्य की नींव रखेगी, तो 1526 से 1530 बाबर का समय। तो ये तो ऑलरेडी 1509 से लेके 1530 है ना। तो सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और बाबर उत्तर भारत में शासक है। लेकिन जो ऑप्शन 4 होगा उनमें से कौन है? ऐसे होगा, राजा कृष्णदेव राय के समकक्ष या समकालीन उत्तर भारत का शासक इनमें से कौन था? वहां बाबर होगा। सिकंदर और इब्राहिम ऑप्शन में नहीं होगा, तो बाबर पे टिक लगा दीजिएगा, हो तो तीनों को टिक लगाइएगा। पर क्या इतना ही था? नहीं। चित्तौड़ का राजा कौन है? राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा, वो भी मौजूद है। तभी तो 1527 का युद्ध होगा, बैटल ऑफ खानवा। बिल्कुल, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति है। ठीक है, इसी समय शेरशाह सूरी भी मौजूद है, पर एज ए शासक नहीं है, पर शेरशाह सूरी का समय है, ये याद रखना। तो मायने रखता है कि क्या पूछेगा। अब आप देखिए अगली कड़ी। जब राजा कृष्णदेव राय दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे, तो उत्तर भारत में इनमें से कौन एक महान भक्ति संत थे? गुरु नानक। 1469 में गुरु नानक, ठीक है, और 1539 को डेथ करेंगे, 1539। और ये 1509 से 1530 है, तो गुरु नानक तो इनके समय में आ गए, यानी ये गुरु नानक के समय में आ गया। दोनों सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, गुरु नानक यानी फाउंडर ऑफ सिख धर्म, ये सवाल दोनों आ चुका है, दोनों महत्वपूर्ण है। कितने साल ये शासन किया? लगभग 21 साल। ग्रेटेस्ट किंग, तलुव डायनेस्टी से। फाउंडर था क्या तलुव का? नहीं, नरसिंह था, ये सेकेंड था। क्या लास्ट था? नहीं, इसके बाद भी एक हुआ सदाशिव। ये चीज है। तो चलिए, बात समझ में आई हमारी, जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो चलिए, ये एक हो गया। अब दूसरे पक्ष में आते हैं। अब सवाल व्यक्तिगत जीवन में अब आते हैं, उसके पर्सनल लाइफ पे। तो पर्सनल लाइफ पे जो क्वेश्चन आता है उसको एक और से सुनिए। ये आंध्र भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था, और आंध्र को ही तो कहते हैं तेलुगु। चाहे आंध्र बोले या तेलुगु, भाषा का ये बहुत बड़ा विद्वान था। ही वॉज ए स्कॉलर ऑफ तेलुगु लैंग्वेज,
यानी आंध्र लैंग्वेज, दैट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज. इन दैट रिस्पेक्ट इसने अपना एक टाइटल लिया, लोगों ने कहा और उसने टाइटल लिया. टाइटल क्या? आंध्र भोज. भोज का अर्थ क्या होता है? विद्वान, स्कॉलर. जब आंध्र भोज का टाइटल लिया तो विद्वान का टाइटल लिया, इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि जो आंध्र का विद्वान था आंध्र भोज कहलाया. कौन? राजा कृष्णदेव राय. और कृष्णदेव राय को हम लोग शॉर्ट में के आर बोले तो अच्छा है, या केडी, कृष्णदेव राय, के डी आर बोलिए, कोई हर्ज नहीं. के आर या के डी आर याद है तो के डी आर. टाइटल आंध्र भोज. अगर आंध्र भोज नहीं लिखा होगा तो वहां पे टाइटल होगा आंध्र पितामह. एक ही बात है, आंध्र पितामह, आंध्र भाषा का पितामह. इसने आंध्र भाषा में एक किताब लिखी, अमुक्त माल्यद. हु रोट द बुक अमुक्त माल्यद? राजा कृष्णदेव राय. अमुक्त माल्यद रिटेन इन विच लैंग्वेज? तेलुगु लैंग्वेज. समझ में आ गई बात? तो ये भी समझ गए. तो अमुक्त माल्यद आ गया. तो दो क्वेश्चन. तो क्या ये साहित्यकार था? था ना. क्या ये राइटर था? था ना. तब ना किताब लिखा. ये जाने. अब पर्सनल लाइफ में उसका देखते हैं क्या. तो ये पर्सनल लाइफ है, मल्ल योद्धा है. मल्ल योद्धा मतलब रेसलर. गीता फोगाट. समझ में आई हमारी ये चीज. तो ये मल्ल योद्धा था और सुबह सुबह मल्ल युद्ध करता था, अपना रोज का प्रैक्टिस करता था. जैसे हम लोग जिम जाते हैं वो मल्ल युद्ध में जाता था, एरेना में उतरता था, मल्ल युद्ध करता था. तो ये हो गया. तो इसके जितने भी बॉडी गार्ड थे पर्सनल, निजी अंगरक्षक, एक्चुअली वो अंगरक्षक नहीं थे, अंगरक्षिकाएं थी. ओनली फीमेल बॉडी गार्ड्स, ओनली फीमेल. लाइक चंद्रगुप्त मौर्य, लाइक कर्नल मोहम्मद गद्दाफी ऑफ लीबिया, जो 5-7-10 साल पहले मारा गया, लीबिया. तो इसके सारे, उत्तर कोरिया का भी जो है उसके भी बॉडीगार्ड्स फीमेल हैं बहुत सारे. तो ये ध्यान रखिएगा. विजय माल्या के तो कुछ दूसरे ही टाइप के बॉडीगार्ड्स रहते हैं आसपास. तो ये है. जॉन ब्रॉशन है, ठीक है, बहुत सारे एयरवेज का मालिक है. जॉन ब्रॉशन एक पूरा आइलैंड ही अटलांटिक में खरीद के रखा है, उसी पर एंजॉय करता है लाइफ को. और आसपास पूरे बॉडीगार्ड फीमेल ही है. तो ये है. तो चलिए, अपना अपना शौक है, जो भी है जरूरत है. तो कहने का मतलब ये है. अब मेरे तात्पर्य अगला सुनिए. तो मेरे कहने का मतलब इसका सारा बॉडीगार्ड ओनली लेडीज. ही वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन. वो संगीतकार है. प्लेइंग वीणा, वीणा वादक है. वीणा मैस्ट्रो, मैस्ट्रो मतलब वादक, बजाने वाला. है ना कि स्कूटी मैस्ट्रो, मैस्ट्रो मतलब वादक. तो ही वॉज वीणा वादक. वीणा वादक यानी संगीतकार. तो वो संगीतकार भी है. ये भी क्लियर हो गया. मल्ल योद्धा है, संगीतकार है. इसके समय में शतरंज को राजकीय खेल घोषित किया गया. स्टेट गेम डिक्लेयर्ड चेस. तो चेस जो है शतरंज राजकीय खेल हुआ. समझे. इसी के समय से देखते हैं स्त्रियां हर कार्यों में पार्टिसिपेट करने लगी. कुश्ती लड़ रही है, बॉडी गार्ड है, चेस खेल रही है, प्रशासन में भाग ले रही है, गवर्नरशिप ले रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में है. और जब भी कोई राजकीय समारोह होता तो वो गणिकाओं के अध्यक्ष को, गणिकाओं को बुलाता था और बहुत ही सम्मान के साथ उसे व्यवस्थित करता था. और ये गणिकाएं आती थी, नृत्य, गीत, संगीत और चीफ गेस्ट के भी तौर पे होती थी. इन गणिकाओं के कल्याण के लिए इसने पूरा का पूरा एक गणिका नगर बसाया. क्या बसाया? गणिका नगर बसाया. ये भी इंपॉर्टेंट है. और अपनी मां के नाम पर नांगलपुर शहर बसाया. अपनी मां के नाम पर नांगलपुर शहर बसाया. गणिकाओं के लिए गणिका नगर बसाया. गणिकाओं को इतना महत्व क्यों? बहुत सिंपल. उस टाइम में गणिकाएं क्या थी? वेश्या नहीं थी. तो हमने उसे बना दिया समय के साथ. वो थी क्या? नृत्य संगीत की प्रवीण थी, कला जानती थी. वो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वो सब पैरोकार थी. आज देखिए, कोरोना, कभी पब का, इन सब का जब समाप्त कर देते हैं, पब बंद कर देते हैं, कोरोना की वजह से बहुत बंद हो जाता है, तो वेश्यागिरी पे लोग उतर आते हैं. ओनली नॉट फीमेल, इवन मेल. मेल को जगैलो कहते हैं जापानी वर्ड में. तो
तो जगेलो यानी पुरुष वेश्या, प्रोस्टिट्यूट मतलब तो वेश्या हो गया, तो स्त्री के लिए होता है, लेकिन जगेलो पुरुष के लिए होता है। कितने हैं, हम तो न्यूज़ रोज आपको फ्लैश करते हैं, उसमें से कुछ तो बताया था, एग्जाम्पल रैनी ग्रेशिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो कहने का मतलब ये है, अब देखिए वेश्याएं भी एक बहुरानी बन रही हैं। भारत की बहुरानी तो नहीं बनी, पर बहुरानी बन के भारत आ गई और अच्छा सा जीवन जी रही हैं, 2-4 बच्चे को पाल रही हैं। सनी लियोनी आपके सामने में है, प्रोस्टिट्यूट थी और आज देखिए वो एक सही ढंग से जीवन जीने की कोशिश कर रही है। पर आंतरिक बातें क्या है हम नहीं कह सकते, जो देखते हैं उसके हिसाब से हम कह सकते हैं। गोदान पिक्चर में, सॉरी, गोदान साहित्य में, कथा में प्रेमचंद्र ने जो है उस टाइम में बहुत सारी बातें की थी, वो सब आज घट रहा है। ये रियलिटी है। गबन में वेश्या के संदर्भ में बात हुई थी, प्रेमचंद ने की थी, आज वो सब, तो गबन की जो वो वेश्या थी वो आज सनी लियोनी के साथ प्रूफ कर देता है कि एज इट इज, यानी लगभग 80 साल बाद एज इट इज। 1936 में गोदान लिखी गई, तो 80 साल के दरमियान स्थितियां सब बदल गई। समझ में आ रही है बात, मायने रखता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। मेरे पिताजी 1980 के आसपास, 1980 के आसपास कहते थे, मैं छोटा था सुनता था, कि एक समय आएगा जो मियां बीवी दोनों कमाएगा, दोनों वर्क करेगा, फिर भी पेट नहीं भरेगा, और वैसे जो भी कमाएगा और खाना घर में नहीं बनेगा। ऐड तो देख ही रहे हैं, दीदी जी मैं 3 दिन के लिए छुट्टी पे जाऊंगी, छुट्टी दे दो। तू 1 महीने के लिए चले जा, जोमेटो है ना। समझ में आ रहा है, दिस इज द रियलिटी। पैकेट फूड हम लाते रेडीमेड खाते हैं, बस हो गया, घर में खाना बनाने की क्या जरूरत है। दिस इज द रियलिटी। सब कुछ घट सकता है, बस आपका परसेप्शन सही होना चाहिए। बदलाव दुनिया का नियम है। तो वही चीज था, ये गणिका नगर बसाया उसके सम्मान। आज मैं कहना चाहता हूं, कोई भी चीज होता है आयोजन, सनी देओल आता है, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, अब तो नए नए हीरो आते हैं, सबको बुलाते हैं, रिबन कटवाते हैं, चीफ गेस्ट बुलाते हैं, ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन हो, जिम का उद्घाटन हो, किसके अकॉर्डिंग कौन सा है, वही ना होता है ना। ऐश्वर्या राय आती है, ये आती है, वो आती है, नृत्य संगीत करती है, प्रोग्राम देती है, जाती है, चीफ गेस्ट बनाते हैं। वही तो गणिकाएं, ये है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, नथिंग एल्स। यही चीजें हैं। बताइए, तब से भाव दिया जा रहा है, मायने रखता है, चीजों को समझना है, इतिहास को। तो इसने गणिका नगर बसाया, और इस तरह से हम इस राजा कृष्णदेव राय को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जनाब के पास इतने सारे सवाल और मौजूद हैं, और सब एक पर एक, सब कसौटी पे खड़े उतरे हुए सवाल, जो एकेडमिक वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में ये पूछता ही है। इसलिए हमें कल का भी मौका दीजिए, पर कल हम ज्यादा नहीं, हाफ एन आवर लेंगे और राजा कृष्णदेव राय के जुड़े सवालों को समाप्त करके बहमनी राज में चलेंगे। और बहमनी राज इजिली फिनिश्ड होगा, क्योंकि वो आधे घंटे का ही है, नो डाउट। पर जब सुनील सर टच कर देते हैं तो कुछ 5 मिनट बढ़ ही जाता है, पर हम बढ़ाने की फिरक नहीं होंगे। तो कल बहमनी समाप्त, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।